हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं राजेश कुमार आर्या आप सबके हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट के मेंटर हूं और हिंदी और संस्कृत संबंधित दोनों विषयों की जो क्लास ली जाएगी वो मेरे द्वारा ही ली जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत की। तो संस्कृत पढ़ने से पहले हम लोग संस्कृत सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि संस्कृत में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना सब्जेक्टिव आता है। इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत में। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संस्कृत में क्या पढ़ना है। संस्कृत में 2 बुक चलती हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है एक ही बुक, क्योंकि एक ही बुक से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक बुक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक ही बुक की तैयारी करेंगे। तो ये तो रही बुक की बात। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, उसका पैटर्न क्या है, ये सब हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है सामने कि कंप्लीट बीए-सीबी 10th सिलेबस 2024 संस्कृत का सिलेबस है। तो संस्कृत में 2 भाग होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 प्रश्नों की संख्या रहती है और जिसमें से 50 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो ये हो जाता है आपका 50 नंबर का। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 50 आपको जवाब देने होते हैं, मतलब 50 अंक के आपके हो गए ऑब्जेक्टिव। अब 50 अंक का होता है सब्जेक्टिव। लेकिन बात करते हैं कि जो 100 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो क्या 100 बुक से ही रहते हैं या फिर ग्रामर से रहते हैं। तो क्वेश्चन 100 में कुछ ग्रामर से भी रहते हैं और बुक से भी रहते हैं। तो बात कर लेते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण की भूमिका अहम होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है व्याकरण की। व्याकरण से इसमें 50 से 60 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, जबकि पुस्तक से जो क्वेश्चंस आता है ऑब्जेक्टिव में 40 से 45 के बीच में क्वेश्चंस आता है पुस्तक से, और इसके बाद 55 से 60 के बीच में आता है व्याकरण से। और संस्कृत में सबसे खास बात यह है कि 90% क्वेश्चन होते हैं वो टोटल हिंदी में होते हैं और हिंदी में ही जवाब देना होता है। तो संस्कृत में कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि टोटल जो है आंसर हमको हिंदी में ही देना है और हिंदी में ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि हर चैप्टर वाइज हम लोग समझते चलेंगे, उसका हिंदी व्याख्या करते चलेंगे, उसका अर्थ समझते चलेंगे, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये तो रही ऑब्जेक्टिव की बात। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में भी कोई ज्यादा खास नहीं है, 50 नंबर के सब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें से अपठित गद्यांश आपका होता है 13 नंबर का। अपठित गद्यांश, जैसे हिंदी में हम लोग अपठित गद्यांश पढ़ते हैं, वैसे ही अपठित गद्यांश संस्कृत में भी आता है, लेकिन इसमें 13 नंबर का ही आता है अपठित गद्यांश। इसके बाद अनुच्छेद, लेख जो होता है, निबंध, हम लोग हिंदी में से कहते हैं निबंध, हिंदी में निबंध आता है 10 नंबर का, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद जो होता है, लेख, ये 7 नंबर का आता है और 7 लाइन में, मतलब 7 वाक्यों में ही लिखना होता है ये लेख। तो 7 नंबर का ये आपका लेख हो गया। कितने हो गए? 13 7 20 हो गए। अब आता है आवेदन और पत्र। आवेदन पत्र यहाँ पे है, तो आवेदन अलग है और पत्र अलग है, ठीक है। आवेदन और पत्र दोनों मिलाकर के 4 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से आपको 2 प्रश्न के जवाब देने होते हैं और दोनों ही 4-4 अंक के होते हैं, मतलब 8 नंबर के आपके हो गए। आवेदन और पत्र दोनों मिला करके 8 नंबर के हो गए। 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 का जवाब आपको देना है, तो 4-4 अंक के हैं, 2 का जवाब आप देते हैं तो फिर आपको मिलेंगे 8 अंक। अब इसके बाद बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। लघु उत्तरीय का मतलब 2-2 अंक के प्रश्न आते हैं और क्वेश्चन की संख्या रहेगी 16, मतलब प्रश्नों की संख्या 16 रहेगी, जिसमें से 8 प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे और 2-2 अंक निर्धारित किए रहते हैं, तो आपके हो गए 16 नंबर। मतलब लघु उत्तरीय जो आएगा वो टोटली पुस्तक से ही आएगा, बुक से आएगा, ये 16 नंबर का आता है। इसके बाद आपका आ जाता है अनुवाद। अनुवाद आता है, 12 अनुवाद दिए रहते हैं, जिसमें से 6 अनुवाद आपको बनाने होते हैं और एक एक अनुवाद 1-1 नंबर का होता है। तो 6 अनुवाद मतलब 6 नंबर,
ऐसा अनुवाद रहेगा 12 हो, लेकिन उसमें से 6 बनाने होते हैं। तो आपके ये हो गए 13 7 20, 20 8 28, 28 और 16 44 और 6 50। 50 नंबर के सब्जेक्टिव हो जाते हैं और 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो ये टोटल 100 नंबर का होता है। और हिंदी और संस्कृत दोनों ही सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग चैप्टर वाइज उसका हिंदी अर्थ भी करते जाएंगे, अर्थ भी पढ़ते जाएंगे, उसकी व्याख्या भी पढ़ते जाएंगे, बहुत ही आसान शब्दों में, कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं। चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, तो बहुत लंबा लंबा इसमें चैप्टर है नहीं, संस्कृत में बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। और जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे चैप्टर नाम लिखा हुआ है, तो मंगलम पहला चैप्टर है मंगलम। इसमें 5 मंत्र दिए रहते हैं और उसी मंत्र को समझना है कि वो मंत्र क्या है और कहाँ से लिया गया है। इस और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और सब्जेक्टिव में भी उसकी व्याख्या करने की देता है। तो फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करते चलेंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करते चलेंगे और सब्जेक्टिव भी तैयारी करते चलेंगे, साथ साथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सेकंड चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र पटना का ही दूसरा नाम है और पटना के वैभव के बारे में, पटना की वैभव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा चैप्टर है आलस कथा। ये चैप्टर थोड़ा मजेदार है, ये आलस के बारे में एक कथा है, कहानी के रूप में पढ़ेंगे। और इसके बाद 4 नंबर है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका एक प्रकार का निबंध है, ये 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। एक लेखिका है, जैसे हम लोगों ने सुना है कि संस्कृत के लेखक होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेखक हुआ करते हैं, लेकिन हमारे भारत में लेखिका भी हैं, संस्कृत साहित्य की लेखिका भी हैं और उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर है भारत महिमा। चैप्टर के नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है कि भारत की महिमा के बारे में हम लोग को पढ़ना है और ये एक पद्य के रूप में है। पद्य के रूप मतलब कविता के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर चैप्टर है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा मतलब भारतीय के संस्कार के बारे में, भारतीयों के संस्कार क्या है, संस्कृति यहाँ के क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 7 नंबर में हम लोग देखें तो नीति श्लोक है। नीति श्लोक, नीति श्लोक विदुर नीति से लिया गया है और ये भी एक कविता के रूप में है, पद्य के रूप में है और इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है आपका कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा मतलब कर्म करके जो वीर बनते हैं ना, उसे ही कर्मवीर कहा जाता है। मतलब कर्म के आधार पर जो वीर हैं। ये एक लघु कथा है, मतलब छोटा सा कहानी है, लघु कथा। आगे देख लेते हैं। 9 नंबर चैप्टर है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बारे में आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 10 नंबर है मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी एक नदी का नाम है और उस नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मंदाकिनी वर्णम में। इसके बाद व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र मतलब होता है संस्कृत में बाघ, पथिक मतलब होता है राहगीर। मतलब पथ मीन्स होता है रास्ता और पथिक मतलब हो गया राहगीर। तो एक राहगीर की और बाघ की जो कहानी है कथा के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ये हितोपदेश कथा से लिया गया है, ठीक है। अगला चैप्टर है कर्ण से दानवीरता। कर्ण की दानवीरता, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कर्ण के बारे में, उसकी दानवीरता के बारे में पढ़ेंगे 12 नंबर चैप्टर में। यह एक नाटक के रूप में है और नाटक के रूप में थोड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि हिंदी में तो सभी लोग नाटक पढ़ते हैं और खेलते भी हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में हम लोग नाटक देखेंगे। इसके बाद 13 नंबर चैप्टर है विश्व शांति। विश्व शांति एक निबंध है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विश्व के बारे में, विश्व की शांति। इसके बाद हम लोग का अंतिम चैप्टर है शास्त्रकारा। शास्त्रों के बारे में। सनातन धर्म में शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और शास्त्रों के अनुसार ही हम लोग चलते हैं। तो खास करके शास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक वार्तालाप के रूप में है। वार्तालाप का मतलब होता है कि बातचीत, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो एक संवाद के रूप में वहां पे दिया है उस चैप्टर में, और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गए आपके 14 चैप्टर, यही पढ़ना है। और यहाँ पे आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कि अनुपूरक पुस्तक में टोटल 25 चैप्टर हैं, लेकिन नोट में लिखा गया है कि परीक्षा में इस पुस्तक से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। मतलब कि परीक्षा में सेकंड बुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
जो भी है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही मेन बुक में से, पहले बुक में से ही पूछा जाता है। तो हम लोग इसे ही पढ़ेंगे, और खास करके अगर फिर कभी टाइम मिलता है या फिर कभी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो उस पर हम एक वीडियो लेके आ जाएंगे, लेकिन वो कोई खास नहीं रहेगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसकी कोई मान्यता नहीं है। हम लोग को जो परीक्षा की तैयारी करनी है तो परीक्षा के हिसाब से ये बुक हम लोग को पढ़ना है। अब आगे देख लेते हैं व्याकरण। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्याकरण, हम लोग को व्याकरण भी पढ़ना है। तो व्याकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए और स्कोर हमारा ऊपर उठ जाए, 90 प्लस 95 प्लस स्कोर उठाने के लिए कम से कम व्याकरण की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो व्याकरण में ज्यादा कुछ है नहीं, ये सब आप लोग 7, 8, 9 तक पढ़ते आ रहे हैं, और इसी को थोड़ा विस्तार रूप से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि हो गया यहाँ पर वर्ण, वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद संधि हो गया, शब्द रूप, लकार, इसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उपसर्ग और प्रत्यय से ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा। तो इस पे थोड़ा खास करके हम लोग ध्यान देंगे, उपसर्ग और प्रत्यय पर। इसके बाद कारक के बारे में पढ़ेंगे, कारक रूपावली, समास के बारे में पढ़ेंगे, और यहां तक हो गए ऑब्जेक्टिव तक। ऑब्जेक्टिव के लिए यहां तक हो गए। अब ये जो है सब्जेक्टिव के लिए पढ़ लेंगे अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, उसका तरीका क्या होता है, अनुच्छेद लेखन पढ़ लेंगे। इसके बाद आवेदन और पत्र, आवेदन लिखना और पत्र लिखना, ठीक है। और आवेदन और पत्र में क्या अंतर होता है ये हम बताएंगे उस समय। इसके बाद अनुवाद बनाना भी हम लोग सीखेंगे। तो ये रही आज की संस्कृत की टोटल सिलेबस। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे पूरे बढ़िया तरीके से, और कहाँ कहाँ तैयारी करना है आप लोग समझ गए हैं। व्याकरण में कुछ ज्यादा नहीं है, ये एक रहता है मेन, और ये दोनों उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद इधर एक दिख रहा है समास, ये महत्वपूर्ण है। और सब्जेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो ये आवेदन पत्र सबसे महत्वपूर्ण है। अनुवाद अगर हम लोग देख लेते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। अब बस इसमें कोई खास है नहीं। तो अब आगे वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते चलेंगे, और खास करके आप सबको बता दें कि हम लोग को जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो रहेगा कि एक दिन हम लोग बुक पढ़ेंगे और एक दिन व्याकरण पढ़ेंगे, ताकि दोनों का तैयारी साथ साथ चलता रहे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।